Hello listeners, in this video we will complete aspect of language यूनिट नंबर 4 और टॉपिक है हमारा आज का सिलेबल। और इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग, नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या रोल है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं फर्स्टली मीनिंग से, कि जो इसका मीनिंग होता है सिलेबल का वो क्या होता है। सिलेबल मीन्स ए कंपाउंड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स मिलके ही सिलेबल बनाते हैं। सिलेबल को हिंदी में अक्षर बोलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी अक्षर, कोई भी अल्फ़ाबेट, तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है। और जो सिलेबल इज़ द नेक्स्ट हायर यूनिट ऑफ लैंग्वेज। द फर्स्ट यूनिट is phoneme. Syllable is made of one or more speech sound. You can mark this definition in your answer. आप देख सकते हैं कि जो syllable है वो vowel और consonants की help से बनाए जाते हैं। Syllable is a central unit of phonology. जो syllable है वो phonology का एक central unit है। central का meaning आप जानते होंगे, जिसके बिना possible नहीं हो सकता कोई भी syllable लिखना, कोई भी word लिखना। और जब तक कोई भी अक्षर आप नहीं लिख सकते, सिलेबल नहीं लिखेंगे, जब तक आप कोई वर्ड नहीं बना सकते। वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से आपका पैराग्राफ और बाकी की आगे की जो राइटिंग स्किल है आपकी वो कंटिन्यू होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा है या फिर इसका नेचर कैसा है। तो नेचर में अगर हम बात करें नेचर ऑफ सिलेबल, सिलेबल इज़ द यूनिट ऑफ लैंग्वेज एट द हायर लेवल नेक्स्ट टू द फोनिम। फोनिम के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है हमारा सिलेबल। तो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा फोनिम। फोनिम को बोलते हैं, एक होता ना ध्वनि, मतलब साउंड, तो फोनिम साउंड, फोनिम के बाद आता है आपका सिलेबल। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, द सिलेबल is as a distinct unit from the phoneme and the word of play significant role in the production of speech। इस वर्ड का, या जो आपके सिलेबल होते हैं, इनका यूज़ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बिना आपके लिए कोई भी स्पीच जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज़ नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज विदाउट अ सिलेबल। अगर सिलेबल नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप बोल सकें, आप लिख सकें या स्पीच प्रोड्यूस कर सकें। नो स्पीच कैन बी डिस्क्राइब्ड और एनालाइज विदाउट टेकिंग इट। एज वी डिस्कस कि सिलेबल के बिना कोई भी स्पीच को आप ना तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना एनालाइज कर सकते हैं, ना उसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ना किसी चीज़ की आप समरी कर सकते हैं। सिलेबल एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाती है। ये बात हो गई हमने की नेचर की, कि कैसा नेचर है इसका। उसके बाद आती है कि ये जो सिलेबल है ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये काम करता है। अ वर्ड मे हैव वन और मोर सिलेबल्स। तो आप देखेंगे कि जो एक वर्ड होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा सिलेबल भी होते हैं। अब वर्ड यहाँ पे हिंदी में वर्ड को शब्द बोलते हैं और सिलेबल आपका अक्षर हो गया। काउंटिंग दैम इज़ वेरी इजी। और आपको पता है कि अगर आपके पास कोई वर्ड रखा हुआ है, लिखा हुआ है आपके सामने, आप उसमें इजीली काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने सिलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको डॉग की स्पेलिंग दिखाई दे रही है, डॉग, DOCK। तो यहाँ पे आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, तो ओनली 1। जो ओ है आपकी वही जो वॉवल है, अदरवाइज़ बाकी जो है DCK वो आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्ड लिखा है रजिस्टर। अब यहाँ पे आप काउंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं आपके, तो यहाँ पे 3 वॉवल्स साउंड हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स की बात नहीं हो रही है, वॉवल्स को जब भी हम कैटेगराइज करते हैं उनको वॉवल्स साउंड से करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट और वॉवल्स में उनके प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स की वजह से क्लासीफाई करते हैं, ना कि उनको किस तरह से लिखा जाए। तो डॉक में आप देख सकते हैं, जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, DOK, डॉक। इसके साथ हाइफन का यूज़ किया गया है। हाइफन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक है। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया था हमने, वो लिया था रजिस्टर। तो रजिस्टर को जब हम लिखेंगे
नॉर्मली अगर मैं मैसेज लैंग्वेज की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे RE री हाइफन ZI हाइफन STER, सो रजिस्टर। सो इस तरह से लिखते हैं और इसके अंदर कितने वोवल साउंड हैं, 3 वोवल साउंड हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और इसका नेचर किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है समटाइम्स देयर आर मोर देन वन वे टू सिलेबल सम वर्ड्स। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबल होते हैं, जैसे कि वर्ड है आपका एग्जाम्पल के लिए एक्सक्यूज़। सो एक्सक्यूज़ को जब आप इसको लिखते हैं मैसेज लैंग्वेज में तो आप कैसे लिखते हैं, IKSKZJU, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें एक्स्ट्रा देख सकते हैं, तो एक्स्ट्रा को आप कैसे लिखते हैं, EKSTRA, एक्स्ट्रा। देयर आर 2 और मोर वेज ऑफ सिलेबलिंग दिस वर्ड्स, तो इनको अलग अलग तरीके से हम सिलेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा को आप देखेंगे तो यहाँ पे E-KSTRA, ये एक्स्ट्रा का हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है इसको हम EK-STRA इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं और ये दोनों ही रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है। आप इसको कोट एंड कोट करके लिख सकते हैं। इस सब्जेक्ट्स में आप जितना ज़्यादा अपने आंसर को एग्जांपल्स की हेल्प से जस्टिफाई करेंगे, आप उतने ही बेटर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द नंबर ऑफ सिलेबल इन अ वर्ड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ वोवल साउंड इन द सिलेबल्स। सो जो सिलेबल में वर्ड होते हैं वो बिल्कुल रिलेट करते हैं वोवल साउंड के साथ। जितने सिलेबल होते हैं उतना ही वोवल साउंड होता है, जितने वोवल साउंड होते हैं उतने ही सिलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि जो आई है EYE, जिसे आप आँख बोलते हैं, तो आई को हम किस तरह से लिखते हैं, AI भी लिख सकते हैं और AI भी इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेबल है आपका वो कितने होंगे, एक ही होगा। जो वोवल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एज वी अर्लियर डिस्कस, सिलेबल के लिए भी, आपके वर्ड फॉर्मेशन के लिए भी। तो अगर हम सिलेबल की बात करें तो वहाँ पे द वोवल इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेबल को ही न्यूक्लियस बोल दिया गया है वोवल का। द वोवल इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज द न्यूक्लियर ऑफ द सिलेबल। जो वोवल है उसे न्यूक्लियर बोला गया है सिलेबल का। न्यूक्लियर आपने पढ़ा होगा, जब हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं साइंस में तो वहाँ पे आ जाता है, मतलब सेंट्रल यूनिट होती है न्यूक्लियस हमारा। तो इसी तरह से वोवल को इन्होंने एक तरह से सेंट्रल यूनिट माना है सिलेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल इन द वर्ड कोट COAT, पोज POSE और काइंड KIND, इसमें आप देखेंगे द रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स एंड, इसमें 2 तरह के कॉन्सोनेंट्स का यूज़ किया गया वोवल्स के साथ। आप देखेंगे एक रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एक अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स होते हैं। रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जो वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे कि कोट में आपका C आता है, पोज में आपका P आता है और काइंड में आपका K आता है। उसके बाद हम बात करते हैं अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में आते हैं, जैसे कि कोट में आपका T, पोज में आपका Z। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SE है लेकिन जब अब इसे लिखेंगे तो Z लिखा जाएगा, और काइंड में आपका D। तो ये है आपका अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है कि वोवल इज़ एन obligatory element of syllable structure and consonant marginal element। सो यहाँ पे जैसे कि बताया है कि जो वोवल हैं उनको V से डिनोट करते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको C से डिनोट करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे कि आपने कोई भी वर्ड लिखा, आपका जो वर्ड है वो है ब्रिक, BRICK, ब्रिक। सो जो B है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो B का आप क्या लिख सकते हैं, C। R भी आपका कॉन्सोनेंट है तो आपका C,
सी हमने कॉन्सोनेंट को डिनोट किया था सी से। आई आपका वोवल है तो आई को आप डिनोट करेंगे वी से, और सी आपका फिर से कॉन्सोनेंट है और के भी आपका कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से ये क्या लिखा जाएगा, बी आर आई सी के ब्रिक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, सी सी वी सी सी, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सिलेबल के बारे में थे, जो स्ट्रक्चर था इसका, जो नेचर था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। जितने भी एग्जांपल्स को आपके साथ डिस्कस किया है, आप अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए अपने एग्जांपल्स की हेल्प से। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, बी विद अस, गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।